तो और किस प्रॉपर्टी के प्रति होता है, ये सब जानना पड़ेगा। तो आ जाते हैं पहले 425 की परिभाषा में। 425 कहता है कि आपका मेंसरिया क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं कुछ करने के पहले। तो आपका आशय है या आपका ज्ञान है कि आप किसी व्यक्ति को wrongful लॉस या wrongful डैमेज कारित करें, यह आपका आशय है या आपका ज्ञान है। किस बात का इंटेंशन है आपका कि काज wrongful लॉस या wrongful डैमेज किसी व्यक्ति को। अब ये आप अपने आशय को पूर्ति करने के लिए आप कार्य क्या कर रहे हैं, आप काम क्या कर रहे हैं कि आपने किसी प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया या आपने किसी प्रॉपर्टी में इस तरह का परिवर्तन ला दिया कि जिससे उसका मूल्य कम हो गया, उसकी उपयोगिता कम हो गई, या आपने किसी प्रॉपर्टी को इस प्रकार उसके स्थान से हटा दिया, उसका स्थान बदल दिया कि उसका मूल्य या उपयोगिता कम हो गई, या किसी तरह की इंजरियस इफेक्ट उस प्रॉपर्टी पर पड़ गया। तो जब आप इस मानसिक दशा से और ये कार्यों को कर देते हैं तो वो बन जाता है मिसचीफ। अब एक बार बेरेट की तरफ आ जाते हैं कि जो कोई इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए, आपका आशय है या यह संभाव्य है, क्या आशय और क्या संभाव, क्या ज्ञान है आपको, आपका ज्ञान या आपका आशय है कि आप किसी व्यक्ति को या लोग को, पब्लिक को या किसी प्राइवेट पर्सन को आप wrongful लॉस या wrongful डैमेज कारित करें, ये आपका आशय है। आपके मन में ये विचार चल रहा है कि हम इस पर्टिकुलर व्यक्ति को या इस पब्लिक प्रॉपर्टी को या इससे लोग को हम नुकसान या हानि पहुंचाएंगे, आपके मन में ये विचार आ गया। अब आप कर क्या रहे हैं, अपने इस विचार के पूर्ण करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, किसी संपत्ति का नाश कर दे रहे हैं, किसी संपत्ति को आप डिमोलिश कर दे रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। पहला काम हो गया आपका। या आप संपत्ति को डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उस संपत्ति में ऐसा परिवर्तन ला दे रहे हैं, ऐसे चेंजेस ला दे रहे हैं उस प्रॉपर्टी में कि उस प्रॉपर्टी का मूल्य या उसकी उपयोगिता कम हो जाए, या आप उस प्रॉपर्टी की स्थिति में ऐसा परिवर्तन कर दे रहे हैं कि जिससे उसका मूल्य या उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाए, या उसकी मूल्य या उसकी उपयोगिता कम हो जाए, या उस प्रॉपर्टी पर क्षतिकारक प्रभाव पड़े। इतने काम आप कर रहे हैं। मानसिक दशा आपकी हो गई और ये आपके शारीरिक कृत्य हो गए। तो अब इसको अलग अलग समझ लें कि क्या किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो यहां पर प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जहां जहां प्रॉपर्टी शब्द लिखा हुआ है तो वहां आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों शामिल हो जाती हैं। तो पहला प्रश्न आपका यही है कि क्या जो 425 का अपराध है वो किस तरह की नेचर की प्रॉपर्टी के साथ किया जा सकता है। तो ये चल संपत्ति के साथ भी किया जा सकता है, ये अचल संपत्ति के साथ भी किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न यहां पर आता है कि क्या इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है, जो अमूर्त संपत्ति है, वो भी प्रॉपर्टी है। और यहां पर 425 में आप प्रश्न भी करेंगे कि यहां पर प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो जो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है वो भी प्रॉपर्टी की परिभाषा में आती है। पर ध्यान रखिए कि इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के साथ 425 का अपराध नहीं किया जा सकता है। ठीक, दूसरी चीज आ जाते हैं कि किसको आप नुकसान कारित करेंगे, ये नुकसान किसके प्रति होगा। तो ये नुकसान पब्लिक के प्रति भी हो सकता है और एक पर्टिकुलर पर्सन के प्रति भी हो सकता है, दोनों के प्रति हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। फिर आ जाते हैं कि यदि आप उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करें कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, नेग्लिजेंटली आपने कोई कार्य किया या रिकलेसली आपने कोई कार्य किया और आपके परिणाम स्वरूप दूसरे को नुकसान हो गया, दूसरे की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, तो ध्यान रखिएगा जब तक कि इंटेंशनली आप ऐसा नहीं करते हैं, जब तक आपका आशय और ज्ञान, पहला तत्व हमने यही पढ़ा है कि आशय और ज्ञान होना चाहिए आपका wrongful लॉस या wrongful डैमेज कारित करने का। जो काम आप उपेक्षा से या उतावलेपन से करते हैं वो आशय और ज्ञान के अभाव में होते हैं। तो जहां आशय और ज्ञान का अभाव हो गया वहां 425 का अपराध गठित नहीं होगा। तो इसको भी आप नोट कर लें। फिर आ जाइए अमूर्त प्रॉपर्टी, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। देखिए जहां जहां आपको आईपीसी में प्रॉपर्टी शब्द मिले तो प्रॉपर्टी कई तरह की होती है।
मोस्टली हम उसको चल, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के दो खांचों में बांट देते हैं। उसके अलावा भी प्रॉपर्टी होती है, जब अपन टीपी पर चर्चा करेंगे, टीपी एक्ट में, तो वहां आएंगी चीजें। तो इसमें बताया गया है कि प्रॉपर्टी मतलब यहां पर सिर्फ दो प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल। इनकॉर्पोरियल भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक्शनेबल क्लेम होता है, जब टीपी एक्ट पढ़ेंगे तो वो भी प्रॉपर्टी है, उसका भी ट्रांसफर होता है। लेकिन इन इन जो एक्शनेबल क्लेम होता है, जो अनियोज्य दावा होता है, उसके साथ 425 का अपराध नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको बाहर कर दिया गया, अमूर्त प्रॉपर्टी। फिर ध्यान रखें कि इंटेंशन और नॉलेज, यदि आपने उपेक्षा या लापरवाही से यही सारे काम कर दिए, किसी को नुकसान कारित कर दिया, किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर दिया या उसका नेचर बदल दिया, तो वो कार्य 425 में नहीं आएगा। एक लैटिन मैगजीम यदि आप लिखना चाहें तो सिक अट्रे टू अट एलनम नॉन लीडस, मतलब इसका आप मर्थ समझ लें कि आप अपनी प्रॉपर्टी का उपयोग करें। विधि आपको यह अधिकार देती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का उपयोग करें, लेकिन बगल वाले के या पड़ोसी की प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ ना हो। आप अपने अधिकारों का उपयोग इसी तरह कर सकते हैं कि दूसरे के अधिकारों पर प्रभाव ना पड़े। तो यही लिखा हुआ है। इसी में आगे जब हम इसका सिद्धांत भी चर्चा करेंगे तो कई बार ये डिफेंस दिया गया एक्यूज्ड की तरफ से कि हम इस आशय से कार्य कर रहे थे कि हमारी अपनी प्रॉपर्टी का उपयोग हम सिक्योर कर सके। लेकिन इस सिद्धांत को जब इस सिद्धांत के आलोक में आरोपी का कृत्य देखा जाएगा, तो यदि आरोपी ये जानता है कि उसके इस कार्य से पड़ोसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, उसका आशय भले नहीं है, उसका आशय क्या है, अपनी प्रॉपर्टी का उपयोग सिक्योर करना, अपनी प्रॉपर्टी का उपयोग सुनिश्चित करना। लेकिन यदि उसको ये जानकारी है, उसको ये संभावना है कि मेरे इस कार्य से बगल वाले की प्रॉपर्टी प्रभावित हो सकती है, तो यहां पर उसका कार्य 425 में आ जाएगा। तो ये स्कोप हो गया आपका 425 का। अब एक बहुत सामान्य सा है, आप जैसे अमूमन हो जाए, अमूमन आपके जीवन में भी ऐसा आता होगा कि आप कहें कि प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को आपका नुकसान पहुंचाने का आशय है, आपको पता चलता है कि बाद में हम जिसकी प्रॉपर्टी समझ के नुकसान पहुंचा रहे थे, उसकी तो प्रॉपर्टी है नहीं, ये तो किसी दूसरे की है, ये तो आपके चाचा की प्रॉपर्टी है, और आप समझ रहे थे कि आपके दुश्मन की प्रॉपर्टी, और आप गए और उसकी मोटरसाइकिल को 4 डंडा मार के चले आए, है ना। बाद में आपको पता चला कि ये आपके चाचा की प्रॉपर्टी है, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं थी जिसको आप समझ रहे थे। तो क्या यहां पर आरोपी का कृत्य कमजोर हो जाएगा, या उसको सजा नहीं मिलेगी, या उसका कृत्य 425 से बाहर हो जाएगा? तो इस समस्या का निदान करता है 425 का पहला स्पष्टीकरण। यह कहता है कि रिष्टि के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जो ऑफेंडर है वो क्षतिग्रस्त संपत्ति के स्वामी को नुकसान कारित करने का आशय रखे। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो क्षतिग्रस्त संपत्ति के स्वामी को ही नुकसान कारित रखता है। यह पर्याप्त है कि वह जिस प्रॉपर्टी पर नुकसान कर रहा है वो जानता है या उसका आशय है कि उससे किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान होगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके मन में जब ये हो इस प्रॉपर्टी के मालिक को नुकसान पहुंचे तभी अपराध होगा। आपका आशय यदि उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का है तो अपराध कंप्लीट हो जाता। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते थे कि मैं जानता तो मेरे चाचा की प्रॉपर्टी है तो मैं क्यों इस पर लाठी मारता, ये डिफेंस आप नहीं ले सकते। ये स्पष्टीकरण से अलग हो जाता है। दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि आप संपत्ति पर प्रभाव डालने वाला आपने जो कार्य किया है उस कार्य को करके आप अपनी ही प्रॉपर्टी की चाहे तो रिष्टि कारित कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में आता भी है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी के साथ मिसचीफ कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी के साथ भी कर सकता है, और यदि उसकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी के साथ भी कर सकता है। तो स्पष्टीकरण 2 जरूर ध्यान रखेंगे कि ये बताता है कि आप अपनी ही प्रॉपर्टी के साथ मिसचीफ का ऑफेंस कर सकते हैं। तो ये स्पष्टीकरण और परिभाषा खंड हो गए। लैटिन मैगजीम है आपकी एस आई से सिक उट्रे टू एट एलनम नॉन लीडस, मिल जाएगी आपको, खोजेंगे तो मिल जाएगी। अब जब प्रॉपर्टी के खिलाफ अपराध होता है तो हर जगह एक समस्या आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिविल नेचर का बात हो और हम इसको अपराध ले जाएं। तो यदि
अभियुक्त का आशय और ज्ञान का अभाव था। अभियुक्त के पास यदि शुरू से ही आशय, और हम अंत में आपको लिख के बता देंगे, यदि आपके पास शुरू से ही आशय और ज्ञान का अभाव था और आपने किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कारित कर दिया। यहां यह ध्यान रखिएगा कि जो आशय और ज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 425 के लिए बिना आशय और ज्ञान के सारे कंटेंट आ जाएं, अपराध नहीं होगा। तो आशय और ज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप बिना आशय और ज्ञान के, आपका आशय सामने वाले की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, सामने वाले को किसी तरह का डैमेज कारित करना नहीं है, और आपने कोई कार्य किया और उससे उसको डैमेज हो गया, तो फिर अपराध का गठन नहीं होगा। आशय और ज्ञान कह सकते हैं कि सन क्यों नॉन, इसके लिए मतलब बेसिक प्रिंसिपल है, बिना इसके 425 नहीं होगा। प्राइमा फेसाई आपको स्टेब्लिश करना पड़ता है, प्राइमा फेसाई ये दिखाना पड़ेगा कि ये कार्य आशय और ज्ञान के साथ किया गया है। आशय और ज्ञान नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। अब एक केस इससे समझ सकते हैं कि कैसे बिना आशय और ज्ञान के सारे कंटेंट हैं पर अपराध नहीं होगा। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस नंद किशोर तमाकू वाला। इसमें क्या हुआ कि एक व्यापारी था, उस व्यापारी की एक मिल चलती थी, उस मिल में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सप्लाई बंद कर दी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सप्लाई बंद कर दी तो उसकी मिल थोड़ी देर के लिए बंद हो गई और उत्पादन रुक गया। अब वो जो व्यापारी था वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खिलाफ मामला ले आता है, मुकदमा कायम करा देता है कि देखिए इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जानबूझकर बंद कर दी, इनकी सप्लाई बंद करने के कारण मेरी मिल बंद हो गई, मेरी मिल की अवस्था में जो रोटेशन मेरी मिल का था वो बंद हो गया और उसके कारण देखिए मुझको ये नुकसान हुआ। तो बाकी कंटेंट तो आ गए कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सप्लाई बंद की, एक कार्य किया, कार्य करने का परिणाम क्या हुआ कि उसकी मिल में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद हो गई, मिल बंद हो गई। मिल जो प्रोडक्शन का काम कर रही थी, जिस कार्य के लिए मिल को मशीन लाई गई थी, वो उसकी उपयोगिता कम हो गई। मशीन अब घर में खड़ी हुई है, मिल में जो उसका मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग है, उस मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग में मशीन अब खड़ी हुई है, वो जिस उपयोग के लिए लाई गई है उस कार्य के लिए उपयोग में लाई नहीं जा रही है। तो सारे कार्य हो गए। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए ये बात अपराध नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई का जिनके ऊपर दायित्व था उनका कोई आशय नहीं था कि वो आपको डैमेज या लॉस कारित करे। उन्होंने इस आशय से सप्लाई नहीं बंद की थी कि आपका मिल बंद हो जाएगी तो आपको डैमेज होगा। तो यहां पर इंटेंशन और ज्ञान का अभाव था, बाकी सारे कंटेंट थे कि देखिए जो उसकी प्रॉपर्टी थी मिल मालिक की, वो प्रॉपर्टी विद्युत सप्लाई के कारण उसकी उपयोगिता कम हो गई और इससे उस मिल के मालिक को लॉस हुआ, डैमेज हुआ। लेकिन इंटेंशन और ज्ञान का अभाव था, इसलिए बात यहां पर नहीं बनी। हम कई बार देखेंगे कि जो विक्टिम है उसको लॉस भी हो रहा है, डैमेज भी हो रहा है, मतलब लॉस भी हो, डैमेज भी हो, उसके बावजूद जब तक इंटेंशन और ज्ञान ना हो तब तक अपराध का गठन नहीं होगा। तो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर इंटेंशन और ज्ञान। अमूमन आप देखें जो अभी हम लोगों के पास भी मामले आते हैं तो उसमें एक्सीडेंट का मामला होता है। एक्सीडेंट के मामले में आप मोटरसाइकिल चलाते हुए जाएं और किसी की साइकिल को आपने धक्का मार दिया, मोटरसाइकिल चलाते हुए, कार चलाते हुए जाएं, आपने किसी की दुकान पे कार चढ़ा दी, तो यहाँ पर उसको नुकसान हो गया आपके कार्य से। उसके सब्जी वाले के पूरे टमाटर टूट गए, टमाटर फट गए, आलू सड़ गए, उसका जो ठेला था ठेला डैमेज हो गया, तो उसको नुकसान तो हुआ। पर यहां पर आपका जो कार्य था कैसा था? नेग्लिजेंटली एंड रेकलेसली, आपने उपेक्षा एवं उतावलेपन से गाड़ी चलाई और उसके परिणाम स्वरूप उसके साथ नुकसान हुआ। इसलिए वो कार्य 425 में नहीं आता है, वो कार्य रिष्टी की परिभाषा में नहीं आएगा, क्योंकि रिष्टी के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि इंटेंशन और ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है, बिना उसके काम नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें कि 429 जैसे वकील साहब लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उनको ये समस्याएं मिलती होंगी कि कई सारे एक्सीडेंट के मामलों में 427 की धारा लगी हुई मिलेगी, पर आप ये बता सकते हैं कि 425 का अपराध तब कंप्लीट होता है जबकि इंटेंशन और ज्ञान के साथ किया जाए। जहां पर रेकलेस या नेग्लिजेंस काम किया गया है और उससे किसी का नुकसान हुआ है तो वो कार्य यहां पर नहीं आएगा। फिर आ जाते हैं
कि जो रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल डैमेज आप करते हैं तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो पहला काम आप कर सकते हैं कि आपने उस प्रॉपर्टी को ही डिस्ट्रक्ट कर दिया। आप किसी प्रॉपर्टी के माध्यम से एक व्यक्ति को डैमेज या लॉस पहुंचाना चाहते थे, आपने सीधा उस प्रॉपर्टी को ही नष्ट कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, वो तो सीधा सीधा आ गया। दूसरा, इसमें जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि आप उस प्रॉपर्टी में ऐसा परिवर्तन ला देते हैं और उस परिवर्तन के कारण वो प्रॉपर्टी अपने मूल उपयोग या अपनी जो वैल्यू है उस वैल्यू को कम कर देती है, उसकी उपयोगिता या उसका मूल्य कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है। तो पहला काम आपने सीधे डिस्ट्रक्ट कर दिया प्रॉपर्टी को, उसके माध्यम से नुकसान पहुंचा दिया। दूसरा काम कहता है कि आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी के में ऐसी कुछ तब्दीली कर दी, उस प्रॉपर्टी को ही आपने बदल दिया या उस प्रॉपर्टी की सिचुएशन को आपने कुछ ऐसा बदल दिया कि अब उसका मूल या उसकी उपयोगिता नष्ट हो गई या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ा। तो ये आपके हो गए क्षतिकारक प्रभाव पड़ा। जो इसके दृष्टांत हैं वो दृष्टांत इन सारे सिद्धांतों को बड़े अच्छे से स्पष्ट करते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। एक चीज इसमें और लिख लें, एक चीज समझ लें और कि जब हम जैसे प्रॉपर्टी की चोरी करते हैं, हमने पढ़ा यहां कि यदि आप प्रॉपर्टी की सिचुएशन में परिवर्तन ला देते हैं जिससे उसकी मूल या उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाए या कम हो जाए, जैसे आप किसी प्रॉपर्टी की चोरी करें या किसी प्रॉपर्टी के साथ मिसएप्रोप्रिएशन करें, तो चोरी करते हैं तो उसको वहां से हटाते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन लाते हैं। मिसएप्रोप्रिएशन करते हैं तो अपने उपयोग में ले लेते हैं। तो क्या वहां पर उस अपराध के साथ साथ 425 का भी अपराध होगा? तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर 425 का अपराध यद्यपि टेक्निकली हो रहा है लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। जैसे अब आप मान लें कि आप किसी के अपने पड़ोसी के यहां से बकरा चुरा के ले आए, बकरा आप चुरा के लाए, वो उसकी प्रॉपर्टी थी, चल संपत्ति थी, उस चल संपत्ति को आप उठा के लाए तो चोरी का अपराध हो गया। अब उस बकरे को काट के आपने मटन बना के खा लिया, तो क्या 425 का भी अपराध हो गया कि उस चल संपत्ति को आपने उपयोगिता उसकी खत्म कर दी या उसका रूप परिवर्तित कर दिया? तो ये तो हो गई सारी चीजें, पर उसके बावजूद भी वो 425 में नहीं आएंगे। तो ये ध्यान रखें, यदि आपसे कोई ऐसा प्रश्न करे या परीक्षा में मिले तो उसको बड़ा ध्यान रखिएगा कि वहां पर 425 का अपराध यद्यपि कि आप कर रहे हैं, पर चूंकि एक ग्रेव ऑफेंस हो चुका है, थेफ्ट हो चुका है या रॉबरी हो चुकी है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो चुका है, जो भी ग्रेव ऑफेंस हो चुका है, उसके बाद 425 में नहीं आएंगे। इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन से आपको कुछ चीजें अच्छी मिलेंगी सिद्धांत को समझने में। देखिए, हमने पहला पढ़ा कि आप काम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को आप नष्ट कर दे रहे हैं, सीधे प्रॉपर्टी को ही नष्ट कर दे रहे हैं। तो इसका जो पहला इलस्ट्रेशन मिलेगा हमें और चौथा इलस्ट्रेशन मिलेगा, वो देखिएगा प्रॉपर्टी को हम नष्ट कर दे रहे हैं सीधा सीधा। कैसे नष्ट करते हैं? या कि सदोष हानिकारित करने के आशय से या कि मूल्यवान संपत्तियों को का स्वेच्छा जला देता है, का या क्यों सदोष हानिकारित करना चाहता है, उसका इंटेंशन है, उसके लिए उसने काम क्या किया, या कि जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी, मूल्यवान संपत्ति थी, उस पर उसने आग लगा दी, आग लगा के नष्ट कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, सीधे आग लगा के। मन क्या था, उसके मन में क्या विचार थे कि उसको या को सदोष हानि पहुंचाना। तो सारे कंटेंट आ गए आपके, सदोष हानि पहुंचा के डैमेज कारित करना उसका आशय है, और काम क्या किया उसने, प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया। इसका डी वाला हिस्सा देख लें। डी कहता है कि का यह जानते हुए कि, सीधा सा ऐसा समझ लें कि ए ने बी से ऋण लिया, ऋण लिया जब, तो उसने एक प्रॉपर्टी को बताया कि यदि मैं ऋण नहीं दे पाऊंगा तो तुम इस प्रॉपर्टी को ले लेना और इससे अपना ऋण वसूल लेना। अब देखिएगा का क्या करता है, हमने पढ़ा ना कि अपनी ही संपत्ति के साथ मिसचीफ किया जा सकता है। प्रॉपर्टी किसकी थी, ए की ही थी। मोटरसाइकिल मान ले उसने बी को दी कि 5,000 रुपए मुझे दे दो, यदि 2 माह के अंदर मैं नहीं दे पाया तो तुम ये मोटरसाइकिल ले लेना। तो मोटरसाइकिल क्या हो गई, एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई जिसके आधार पर ऋण दिया गया है किसकी, एक ही प्रॉपर्टी है। अब ए बदमाशी क्या करता है कि मैं 5,000 रुपए भी उसको वापस नहीं दूंगा, और जिस मोटरसाइकिल के माध्यम से वो रुपए वसूलने वाला है, मैं उस मोटरसाइकिल में आग लगा देता हूं। यहां पर अपनी ही प्रॉपर्टी को वो डिस्ट्रक्ट कर रहा है, लेकिन
सदोष हानि किसको कारित कर रहा है? बी को कारित कर रहा है। तो डी के दृष्टांत को एक बार देख लें। का यह जानते हुए कि उसकी चीज वस्तु उस ऋण की तुष्टि के लिए जो या को उसके द्वारा शोध्य निष्पादन में ली जाने वाली। का जानता है कि चीज उसी की है, लेकिन ये ऋण के निष्पादन में या ले लेगा, जो ऋण मैंने उससे लिया है उसको वसूलने के लिए उस प्रॉपर्टी को ये ले लेगा, और इस आशय से वो चीज वस्तु को नष्ट कर देता है। ऐसा करके ऋण की तुष्टि अभी प्राप्त करने में या को निवारित कर देता है और इस प्रकार या का नुकसान कर देता है। तो काने माना जाएगा कि रिष्टि की, देखिए अपनी ही प्रॉपर्टी को उसने डिस्ट्रक्ट कर दिया है, लेकिन क्यों किया है? क्योंकि वो या को सदोष हानि कारित करना चाहता है। कैसी सदोष हानि? कि वो अपना ऋण वसूल ना पाए। तो ये 425 का अपराध हो गया। अब देखिए हमने दूसरा जो फिजिकल एक्ट पढ़ा वो क्या पढ़ा कि वो चीजों की दशा में परिवर्तन कर देता है, चीज उस सामने वाली प्रॉपर्टी में ही परिवर्तन ला देगा। तो देखिए यहां पर का एक बर्फ घर में पानी छोड़ देता है। बर्फ आप जानते हैं कि बर्फ में पानी डाल देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। का ऐसा ही करता है। या का एक बर्फ का घर था जहां वो बर्फ स्टोरेज करता था, का ने वहां पानी छोड़ दिया। अब क्या किया उसने? सिर्फ बर्फ का अवस्था परिवर्तन कर दिया। यदि बर्फ है तो उसकी कीमत है, मार्केट में बिकेगा, पानी है तो उसकी कीमत कम है या मार्केट में हो सकता ना बिके पानी। तो का सिर्फ यही क्या करता है? उस प्रॉपर्टी जो बर्फ एक प्रॉपर्टी थी या कि उस प्रॉपर्टी में ही परिवर्तन ला दे रहा, उसके रूप में परिवर्तन ला दे रहा, ऐसा चेंज कारित कर दे रहा है उस प्रॉपर्टी में कि अब उसकी मूल या उसकी उपयोगिता नष्ट हो गई या कम हो गई। तो बी वाला दृष्टांत देखें कि या की सदोष हानि करने के आशय से उसके बर्फ घर में का पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है। देखिए बर्फ में सिर्फ चेंज ला दिया, उसकी स्थिति में चेंज ला दिया। तो ये 425 का अपराध हो गया। अब का इस आशय से या की अंगूठी, तीसरा हमने पढ़ा इसमें फिजिकल एक्ट आपका कि आप क्या करते हैं, उस संपत्ति की सिचुएशन, उसकी सिचुएशन जहां पर वो सिचुएटेड है उसकी अवस्था आप बदल देते हैं। तो यहां देखिएगा जो सी वाला दृष्टांत है वो उसी सिचुएशन बदलने की बात करता है कि का इस आशय से या की अंगूठी नदी में स्वेच्छा फेंक देता है कि या को तद्वारा सदोष हानि कारित करे। देखिएगा या की अंगूठी थी उसके घर में रखी हुई थी, अब का चोरी नहीं कर रहा, बेईमानी से ले लेने के आशय से हटा नहीं रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, उसका आशय है कि इसको मैं नदी में फेंक देता हूं तो या को नुकसान कारित हो जाएगा। तो उस अंगूठी की सिचुएशन को वो बदल दे रहा, एक जगह से दूसरे जगह बदल दे रहा, और उसका प्रभाव क्या हुआ कि या को सदोष हानि या सदोष नुकसान कारित हुआ। और दूसरी चीज कि या की जो अंगूठी थी उसकी जो उपयोगिता थी, उसका मूल्य था, वो तभी था जब वो या के हाथ में रहती या के पोजीशन में रहती, तो उसकी मूल और उपयोगिता भी कम हो गई उस अंगूठी की। अब देखें एक अपना ही प्रॉपर्टी को मिसचीफ कारित करने का एक और इलस्ट्रेशन मिलता है, हमें मिलता है वो ई कि अमूमन आप देखें कि आपके परिचय में कुछ ऐसे लोग मिलते होंगे जो गाड़ियों का बीमा कराते हैं, फिर उस गाड़ी को ही पुल से कूदा देते हैं। तो गाड़ी तो उन्हीं की थी, सिर्फ उन्होंने क्यों पुल से कूदाई? क्योंकि वो बीमा कंपनी को सदोष हानिकारित करना चाहते थे, गाड़ी उन्हीं की थी। तो देखिए यहां पर क्या करता है, का एक पोत का बीमा कराता है और उसके पश्चात इस आशय से कि बीमा करने वालों को नुकसान कारित करे, उसको स्वेच्छा संत्यक्त कर देता है। बीमा कराया और फिर उसके बाद इस आशय से कि बीमा कारित करने वालों को नुकसान कारित करें, इस पोत को हम संत्यक्त कर देंगे और उसके बाद फिर बीमा कंपनी से पैसा ले लेंगे। यहां पर वो मिसचीफ का अपराध कर देता है। या को जिसने बाटमरी पर धन उधार दिया है, नुकसान कारित करने की आशय से का उस पोत को संत्यक्त कर देता है। बाटमरी एक प्रचलन है, ऋण उधार लेने की गारंटी कह सकते हैं। फिर देखिएगा कि हमने एक और जब दृष्टांत वो स्पष्टीकरण पढ़ा था दूसरा वाला, उसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की कर सकते हैं रिष्टि, और यदि आपके संयुक्त पोजीशन की कोई प्रॉपर्टी है, संयुक्त स्वामित्व की प्रॉपर्टी है, उसकी भी आप रिष्टि कारित कर सकते हैं। तो जो इलस्ट्रेशन आपका जी है वो इसी की बात करता है, संयुक्त प्रॉपर्टी की, कि या एक साथ घोड़े में संयुक्त संपत्ति रखते हुए, घोड़ा था, घोड़े में काके भी राइट्स थे और या के भी राइट्स थे। अब का क्या करता है कि घोड़े को गोली मार देता है। क्यों? क्योंकि या भी उस घोड़े में चढ़ता था,
या भी उस घोड़े से बाजार जाता था, वो भी अपना गल्ला पानी उसमें लाता था चढ़ा के। तो का ने इस आशय से कि हम घोड़े को गोली मार देंगे तो या को नुकसानकारी होगा, दोनों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, तो ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी के साथ भी आप निश्चित कर सकते हैं। अब का इस आशय से या संभाव्य जानते हुए या की फसल को नुकसानित कारित करे, या जो मवेशी थे उन मवेशियों को का या के खेत में प्रवेश करा देता है। तो देखिए इंटेंशनली करा रहा, क्यों करा रहा है कि वो या के फसल को नुकसान पहुंचाए, या की फसल को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो या के खेत में मवेशियों को प्रवेश करा देता है कि मवेशी जाएंगे तो इसकी फसल को खा लेंगे। तो यहां पर चूंकि इंटेंशनली काम कर रहा। अब इसी दृष्टांत को थोड़ा सा बदल दें, कैसा बदल दें कि मान लीजिए कि का भेड़ों को लेके रास्ते से जा रहा है। अब भेड़ों को जब लेके रास्ते से जा रहा है उसी समय उसका फोन आ गया, फोन में उसको कुछ ऐसी खबर मिल गई कि उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया, और भेड़ इसी बीच जहां खेत था उस खेत में प्रवेश कर गए। तो क्या ये मिस्चीफ में आएगा? ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां देखिए का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो खेतों में भेड़ों को प्रवेश कराए और खेतों की घास चरवा ले या खेतों की फसल चरवा ले। तो इसीलिए मिस्चीफ के लिए इंटेंशन और नॉलेज बेहद महत्वपूर्ण है। बिना इंटेंशन और नॉलेज के आप किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान कर भी दें, किसी की प्रॉपर्टी को आपके माध्यम से नुकसान हो जाए, तो वो चीज 425 के अपराध का गठन नहीं करती। इंटेंशन और नॉलेज जरूर ध्यान रखें। जो सिंपल मिस्चीफ है उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है 426 में। 426 सिंपल दंड की बात करता है कि कितना दंड होगा ये भी ध्यान रखें। मिस्चीफ का कई बार सिंपल मिस्चीफ का दंड पूछ लेता है, तो यहां पर मात्र 3 मास तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना, बहुत ही हल्का दंड है। अब देखिए कैसे दंड बढ़ेगा। तो हमने पहले ही आपसे चर्चा की थी कि इसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, जो 427 से लेके 440 तक के प्रावधान है। पहले आप ये बांट लें कि कितनी रकम तक का आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मतलब प्रॉपर्टी की मूल्य के हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा। तो 427 इसी की बात करती है। देखिए यहां प्रॉपर्टी की मूल्य को लेकर ध्यान में रखकर आपको दंड ज्यादा दिया जाएगा कि आपने मिस्चीफ किया, मिस्चीफ कर दिया, 425 के सारे कंटेंट आ गए। अब जिस प्रॉपर्टी के साथ आपने मिस्चीफ किया है उसकी कीमत कितनी है। यदि उसकी कीमत 50 रुपए या उससे अधिक की है, यदि कोई प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी की कीमत 50 रुपए या उससे ज्यादा की थी, ऐसी प्रॉपर्टी के साथ आपने मिसचीफ का अपराध किया, तो फिर आपको देखिए 3 माह की सजा जो 426 में थी कितनी हो जा रही है, सिर्फ इस कारण कि प्रॉपर्टी का मूल्य 50 रुपए या उससे अधिक है। प्रॉपर्टी के मूल्य के हिसाब से आपको सजा बढ़ जा रही है, 2 साल तक की सजा हो गई। अब देखिए जो आपके 428 से लेके और 434 तक की प्रावधान, वहां प्रॉपर्टी के नेचर पर बात होगी कि किस तरह की प्रॉपर्टी थी। अभी देखिए प्रॉपर्टी के मूल्य की बात हुई 427 में केवल। अब 428 से लेके 434 तक के जब आप प्रावधान पढ़ेंगे तो देखिए प्रॉपर्टी कैसी थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, इसके आधार पर आपको दंड दिया जाएगा। तो 428 पहले आ जाते हैं। 428 कहता है कि आपने जीव जंतुओं का वध कर दिया या जीव जंतुओं को आपने विकलांग कर दिया। जीव जंतुओं के लिए हमको धारा 47 वहां परिभाषा हम पढ़ चुके हैं कि जीव जंतु क्या कहलाते हैं, धारा 47 आईपीसी। तो जीव जंतु को यदि आप वध कर दें या जीव जंतु को आप विकलांग कर दें और उस जीव जंतु की कीमत क्या थी, 10 रुपए या उससे अधिक थी, 10 रुपए या उससे अधिक थी। नेचर क्या था प्रॉपर्टी का, किस प्रकार की प्रॉपर्टी थी, जीव जंतु थी, और आपने इसको क्या किया, विष दे दिया या वध कर दिया या विकलांग कर दिया या उसको कम उपयोगी बना दिया, विष देकर या ऐसा कुछ भी आपने किया जिससे उसकी उपयोगिता कम हो गई। और उस प्रॉपर्टी की मूल्य क्या थी, वो प्रॉपर्टी कौन थी, जीव जंतु था और उसका मूल्य था 10 रुपए या उससे अधिक। तो आपका कृत्य आता है 428 में और जिसके लिए दंड की व्यवस्था है 2 साल। अब देखिएगा जीव जंतु एक वर्ग हो गया, जीव जंतु में बहुत सारे जीव जंतु आते हैं। अब जीव जंतुओं के उपवर्ग की बात हो रही है। यदि इन वाले जीव जंतुओं के साथ आपने ऐसा किया तो फिर 429 में बात आ जाएगी।
तो पर्टिकुलर जीव जंतुओं का नाम लेता है कि कौन कौन से जीव जंतु। तो 429 बताता है कि आप हाथी, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, भैंस, सांड, गाय या बैल को, ये लिस्ट बता दिया कि ये वाले जीव जंतु यदि हैं, इन जीव जंतुओं की आपने यदि वध किया या इनको विकलांग बनाया, या कोई ऐसा और जीव जंतु था जिसको जो 50 रुपए या उससे अधिक मूल्य का था। देखिए 10 रुपए या उससे अधिक मूल्य का था तो कहां पर आ रहा है, 428 में। और यदि घोड़ा था, हाथी था, खच्चर था, गाय था, बैल था, यहां पर मूल्य की बात नहीं हो रही है। यदि घोड़ा है तो किसी मूल्य का हो, किसी आयु का हो, खच्चर है तो किसी आयु का, किसी मूल्य का हो, हाथी हो, बैल हो, सांड हो, किसी मूल्य का हो, कोई बात नहीं है। बात कहां आएगी, 429 में आएगी। लेकिन इनके अलावा यदि कोई दूसरा जीव जंतु है तो फिर यदि उसकी कीमत 50 रुपए या उससे अधिक की है तभी बात 429 के दायरे में आती है। और जब 429 में आती है तो 5 साल तक का दंड मिलता है। हमें ध्यान है कि जब हम मतलब लाख शुरुआत चालू किया था तो हमारे बब्बा थे तो हमारे यहाँ पंचायत सी लगती थी, तो उन्होंने पूछा था एक प्रश्न कि एक अधिवक्ता महोदय आए थे, नए नए थे, तो उनसे उन्होंने प्रश्न पूछा था कि उसी समय घटनाक्रम आया कि एक सुअर का उसके पड़ोसी ने, एक हमारे यहाँ कुम्हार समाज है तो कुम्हार समाज के कुछ लोग आए तो उनके सुअर के पड़ोसियों ने हत्या कर दी थी। तो उसी समय प्रश्न आया कि सुअर की हत्या हो गई है तो कौन सा अपराध बनेगा। तो बड़ी चर्चा हुई उस समय, गांव में बैठे हुए थे तो वो वकील साहब धोखे से कह दिए कि 302 हो गया है ना। तो ये ध्यान रखिए कि जब आप जानवर की हत्या करते हैं, जो 302 होता है वो मानव के खिलाफ होता है। जब आप जानवर की बात करते हैं तो जानवर एक प्रॉपर्टी है। जब जानवर के साथ किसी भी तरह का अपराध होता है तो वो एक प्रॉपर्टी के साथ अपराध होता है, तो उसको अध्याय 17 में डील होगा। और अध्याय 17 में स्पेसिफिक प्रोविजन है 428 और 429 जो जानवरों की बात करते हैं, तो यहां पर ही वो अपराध गवर्न होगा। और चूंकि वो 50 रुपए या उससे अधिक के मूल्य की सुअर थी तो 429 में कवर होता है। अब देखिए जो 430 है, 430 ये रोकना चाह रही है कि पानी का प्रवाह, यदि खेतों में पानी बराबर जा रहा है, कोई पानी का प्रवाह है, वो पानी के प्रवाह से एग्रीकल्चर लैंड कल्टीवेट की जा रही है, या उस पानी के प्रवाह से लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था हो रही है, या उस पानी के प्रवाह से जो पानी प्रवाहित हो रहा है उससे जानवरों के पीने के पानी की व्यवस्था हो रही है। तो इस सब ऐसे पानी के प्रवाह को, ऐसे सिंचन संकर्म को, इरिगेशन वर्क को यदि कोई व्यक्ति दृष्टि कारित करता है तो उसका कार्य आता है 430 में। जो कोई किसी ऐसे कार्य द्वारा दृष्टि करेगा, देखिए नेचर का, आप किस प्रॉपर्टी पर दृष्टि कारित कर रहे हैं उसके आधार पर दंड बढ़ता जा रहा है। जानवरों के साथ 428, 29, 430 आप कहां पर दृष्टि कारित कर रहे हैं, एक कृषि प्रयोजन के लिए या मानव प्राणियों के या जीव जंतुओं के खाने पीने के लिए जो पानी उपयोग में आता था, चाहे वो पानी कृषि के लिए उपयोग में आता हो, जानवरों के पीने खाने के उपयोग में आता हो, या मानव के खाने पीने के उपयोग में आता हो, ऐसे पानी के इरिगेशन सिस्टम को आपने डैमेज किया है, तो ऐसे पानी के प्रवाह के संयंत्र को आपने डैमेज किया है, तो वो कार्य आता है 430 में। इसी के साथ एक दोहरा आप और पढ़ सकते हैं 277 देखिए ठीक ऐसे ही कंटेंट आपको वहां भी मिलेंगे। 277 में देखिए सारे यही काम हो रहे हैं, पर यहां पर देखिए आपकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि प्रॉपर्टी के खिलाफ ऑफेंस कर रहे हैं, और वहां पर क्या कर रहे हैं आप कि कोई पब्लिक पानी का स्रोत था और उस पानी के स्रोत को आपने, लोक जल स्रोत को या जलाशय को आपने क्या कर दिया कि वॉलंटरी करप्ट कर दिया, या उसको फाउल्स कर दिया, उसको आपने विदूषित कर दिया, भ्रष्ट या कलुषित कर दिया। देखिए यहां पर प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, यहां राइट ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आ रहा है। और जो 277 जब आप पढ़ेंगे तो वहां भी आप लोक जल स्रोत को या जलाशय को भ्रष्ट कर रहे हैं या कलुषित कर रहे हैं, तो वो कार्य आपका क्या है कि आपने वहां पर लोक व्यवस्था के विरुद्ध अपराध किया है, इसलिए वो 277 में भी आता है। यही सारी चीजें 277 में भी यही चीजें हैं। तो यहां पर जो अपराध है आपका
पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वेंस, डिसेंसी एंड मोरल, तो इनके विरुद्ध अपराध मानता। तो यहां आपने पब्लिक हेल्थ के खिलाफ अपराध किया 277 में, और यहां पर जब आप ऐसा अपराध करते हैं तो वो 430 में गवर्न होता है प्रॉपर्टी के खिलाफ अपराध। आगे आ जाएं कि यदि आपने क्या किया, कोई सड़क थी, पब्लिक सड़क थी, कोई पब्लिक पुल थी, या नदियों को पार करने का कोई रास्ता था, नहर को पार करने का कोई रास्ता था, जहां से संपत्ति को लोग लेके जाके आते थे, बैलगाड़ियां निकलती थी, ट्रैक्टर निकलते थे, और आपने ऐसे पुल, ऐसी सड़क यहां पर रजिस्ट्रीकारित कर दी, तो आपका कार्य आ जाता है फिर 431 में, और दंड फिर 5 साल तक का हो जाता है। अब 432 आ जाएं। 432 क्या कहता है कि आपने कोई पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम था, पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम था जहां से मोहल्ले भर का पानी निकल के जाता था। अब आपने क्या किया कि उस पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम को डैमेज कर दिया, पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम को आपने डैमेज कर दिया, अब मोहल्ले का पानी निकल के नहीं जा पा रहा है और पूरे मोहल्ले में भर गया, तो ये कार्य आता है आपका 432 में। Whoever commit mischief by doing any act which causes or which he knows to be likely to cause an inundation or an obstruction to public drainage। आपने क्यों ऐसा किया? क्योंकि आप चाहते थे कि पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम चौक हो जाए या इनंडेशन हो जाए, वहां पर अवरोध पैदा हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाए, और फिर लोगों को इसके माध्यम से आप परेशान करना चाहते हैं, तो ये कार्य आता है 432 में। 481 आ जाए। देखिए यहां पर हर जगह हम पढ़ रहे हैं कि आप कहां पर किस वस्तु के साथ, किस तरह की प्रॉपर्टी के साथ अपराध कर रहे हैं, इसके आधार पर अपराध की गंभीरता बन रही है। फिर आ जाए 433। 433 क्या होता है कि ये समुद्री सीमा चिन्ह की बात करता है कि समुद्र में जब नाविक चलते हैं तो समुद्र में ये कह सकते हैं लाइट हाउस बनाए जाते हैं, या फ्लोटिंग कुछ चीजें रहती हैं जो तैरती रहती हैं, जो बताती हैं कि यहाँ पर खतरा है। आप देखें तालाबों में कई बार देखें, जो नदियों में देखें, आप कुंभ के स्नान करने भी गए होंगे तो वहां पर उसको बॉय कहते हैं, उसको बॉय कहते हैं, मतलब फ्लोटिंग कुछ ऑब्जेक्ट रहता है, वो आपको संकेत देता रहता है कि यहाँ पर जाना सुरक्षित नहीं है, या फ्लोटिंग कोई ऑब्जेक्ट है वो ये बताता है कि यहाँ पर आप नाव पार्क कर दीजिए। तो इस तरह का कोई भी सीमा चिन्ह है, लाइट हाउस है, या समुद्र में सीमा चिन्ह के रूप में उपयोग किए जाना कोई भी ऑब्जेक्ट है, या बॉय है जिसके माध्यम से आपको ये पता चले कि कहां पर नाव पार्क करना है। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है कि जानबूझकर ऐसे सीमा चिन्हों को नष्ट कर देता है, और क्यों ऐसा नष्ट कर देता है? क्योंकि जो नाविक हैं जिनको पथ प्रदर्शन के रूप में ये चिन्ह लगाए गए हैं, चाहे लाइट हाउस के रूप में लगाए गए हों, चाहे सी मार्क के रूप में लगाए गए हों, या बॉय के रूप में लगाए गए हों, किसी भी तरह से जो ये सीमा चिन्ह लगाए, समुद्री चिन्ह लगाए गए थे, उनसे नाविकों को मदद ना मिले, इस आशय से आपने उन लाइट हाउस को या बॉय को नुकसान पहुंचाया, तो वो कर रहा था 433 में। अब ये तो हो गई समुद्र की बात। अब इसी को लेके नीचे आ जाते हैं 434। अब देखिए कई बार जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो सीमाओं के विवाद होते हैं, वहां पर जब 129 MPLRC आप पढ़ें तो वहां पर डिमार्केशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, खेतों का डिमार्केशन होता है। डिमार्केशन होता है तो क्या करता है, एक RI जाता है और RI आपके खेत के कोने जहां जहां रहते हैं वो सीमा चिन्ह लगा देता है। तो ये सीमा चिन्ह किसने लगाए हैं? एक पब्लिक सर्वेंट ने लगाए हैं, और उसके खेत की सीमाएं बताई। ऐसे रास्तों पर आप देखें, रोड पर सीमा चिन्ह लगे होते हैं जो रोड की सीमाएं बताते हैं, ग्राउंड पर सीमा चिन्ह लगे होते हैं। तो यदि पब्लिक सर्वेंट ने कोई सीमा चिन्ह लगाए हैं और कोई व्यक्ति जाके ऐसे सीमा चिन्हों को नष्ट कर देता है, तो उसका कृत्य आता है 434 में। तो ये आपके देखिए अभी कि कहां पर आप अपराध कर रहे थे, किस प्रॉपर्टी के साथ कर रहे थे, उसके आधार पर डिसाइड हो रहा था। अब देखिएगा जो 435, 36, 37, 38 हम पढ़ेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि कौन से साधन के माध्यम से आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो साधन महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहां पर साधन आपको मिलेगा, एक्सप्लोसिव आप कुछ उपयोग कर रहे हैं या आप आग का उपयोग कर रहे हैं, तो वो कृत्य देखिए ज्यादा दंड के प्रावधान कर देता है कि आप कर रिष्टि का ही अपराध कर रहे हैं, पर आपने रिष्टि कारित करने के लिए साधन क्या उपयोग में लाए, या तो आपने विस्फोटक पदार्थ लाए या आपने आग का उपयोग किया, तो गंभीर ज्यादा गंभीर अपराध हो जा रहा। 435 देखें। 435 कहता है कि आपने किसी संपत्ति का जिसका मूल्य 100 रुपए या उससे अधिक का,
यदि आपने किसी भी संपत्ति के साथ रजिस्ट्री कारित की जिस प्रॉपर्टी का मूल्य 100 रुपए या उससे अधिक था, ये बाकी प्रॉपर्टियों के लिए, लेकिन यदि कृषि उपज थी तो 10 रुपए के मूल्य में भी 435 का अपराध घटित हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी को 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य की प्रॉपर्टी या कृषि उत्पाद था, आपने 10 रुपए या उससे अधिक मूल्य की प्रॉपर्टी को दो तरीकों से नुकसान पहुंचाया। कौन से तरीके? या तो आपने उसमें आग लगा दी, या आपने फिर क्या किया कि एक्सप्लोसिव ऑब्जेक्ट का उपयोग किया, आपने विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से। देखिए यहां पर आप साधन क्या उपयोग में ला रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कि किस प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब देखेंगे कि किस साधन के माध्यम से आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो 435 में जो साधन है वो क्या है? अग्नि है या विस्फोटक पदार्थ है। या तो आप आग की मदद ले रहे हैं या फिर एक्सप्लोसिव की मदद ले रहे हैं। और नुकसान कहां पहुंचा रहे हैं? 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य की प्रॉपर्टी, और यदि कृषि उत्पाद है या कृषि के संबंध में प्रॉपर्टी है तो 10 रुपए तक का। 435 के साथ एक प्रश्न हमेशा मिलता है कि 435 बेलेबल ऑफेंस है। 435 बेलेबल ऑफेंस है लेकिन ट्राइबल बाई सेशन होगी। ये प्रश्न हमेशा आता है कि 435 में हमें ये समस्या आती है, ये ट्रायल बाई सेशन है लेकिन बेलेबल है। अमूमन हम आईपीसी में पढ़ेंगे तो हमें ऐसे कोई अपराध नहीं मिलेंगे जो ट्राइबल बाई सेशन हो और बेलेबल हो। तो 435 ट्राइबल बाई सेशन है और बेलेबल भी है। 436 आ जाएं। अब देखिए आप रजिस्ट्री कारित करने के लिए, मिसचीफ कारित करने के लिए एक्सप्लोसिव ऑफेंस ही उपयोग में ला रहे हैं और आग का ही उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी रखी कहां हुई थी? अब दो कंडीशन जुड़ गई। सीएमएफसी बता रहा, एक बार देख लीजिएगा, हम आपको फिर बता देंगे सीआरपीसी के देख के। तो जब आप किस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे थे वो प्रॉपर्टी रखी कहां हुई है, वो प्रॉपर्टी कहां रखी हुई है, इसके माध्यम से आपकी अपराध की गंभीरता और बढ़ जा रही है। ठीक, यदि वो प्रॉपर्टी कहां रखी हुई है, आग के माध्यम से या एक्सप्लोसिव के माध्यम से आप अपराध रजिस्ट्री कारित कर रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, वो प्रॉपर्टी रखी कहां हुई है इसके आधार पर आपके अपराध की गंभीरता और आ जाएगी। ठीक, 436 कहता है कि यदि आपने किसी निर्माण का जो मामूली तौर पर उपासना स्थान के रूप में, मानव के आवास के रूप में या संपत्ति के अभिरक्षा के स्थान के रूप में काम आता है, और ऐसे निर्माण, ऐसे उपासना स्थल या निवास या प्रॉपर्टी के कस्टडी, प्रॉपर्टी की सुरक्षा के रूप में उपयोग में आने वाले स्थान की आग लगाकर या वहां आपने क्या करके कि एक्सप्लोसिव के माध्यम से मिसचीफ कारित कर दिया, तो फिर आपको आजीवन कारावास तक का दंड मिल रहा। देखिए, सिर्फ आप आग लगा के 100 रुपए तक की प्रॉपर्टी जला दें तो आपका कार्य 435 में आ रहा था, लेकिन जब आपने आग लगाकर कहां रखी हुई चीजें जला दी, या किसी मकान में आग लगा दी आपने, या किसी वो जो मकान था वहां पर लोग उपासना करते थे, वो मकान था वहां पर लोग रहते थे, या जो वो मकान था वहां पर लोग अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करते थे, ऐसी जगह आपने आग लगा दी, ऐसी जगह आपने एक्सप्लोसिव रख दिया, तो आपका कृत्य 436 में आता है और जो दंड मिलेगा वो आजीवन कारावास तक का मिल सकता है। फिर आ जाएं 437। 437 बात करता है कि जो वेसल्स हैं, वेसल्स की परिभाषा जानने के लिए हमको 48 में शायद वेसल्स की परिभाषा दी हुई होगी। तो यदि आप वेसल्स में आग लगा दें या आप किसी तल्लायुक्त जो जहाज रहते हैं, तल्लायुक्त जहाज का मतलब ये समझें कि जहां पर मानव यात्राएं करते हैं, जहां पर मानव आते जाते हैं, इसको जो दो शब्द इसमें लिखे हैं, डेक्ड वेसल्स 1 ऑफ 20 टन बर्डन, दो इसमें मापदंड लगा दिए गए हैं, उसके माध्यम से मतलब बड़े जहाजों की बात कर रहा, छोटे मोटे जहाजों की नहीं कि आप सिंगल नाव लेके जाएं या टायर ट्यूब लेके चलें, उसकी बात नहीं कर रहा। क्या कहता है कि आप किसी तल्लायुक्त जलयान, तल्लायुक्त जलयान में अमूमन यात्रा करते हैं लोग, जो लोगों के प्रवाहन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या आप क्या करते हैं 20 टन या उससे अधिक बोझ वाले जलयान को, 20 टन या उससे अधिक जलयान
बोझ ढोने वाले जलयान को, मतलब छोटे छोटे जलयानों को यहां से देखिएगा बाहर कर दिया, 437 से छोटे जलयानों को बाहर कर दिए। तल्ला युक्त जलयान मतलब डेक्ड वेसल्स, मानव की यात्रा के लिए, मानव जो यात्रा के लिए उपयोग में लाते हैं उनकी बात कर रहा है। और जो यदि माल ढोने वाले जहाज हैं तो कैसे, जो कम से कम 20 टन का माल ढोते हो, कम से कम 20 टन या उससे अधिक का बोझ ढोने वाले जहाज। यदि मानव यात्रा के लिए उपयोग में आता है तो तल्ला युक्त होना चाहिए, और यदि वो चीजों के सामान लाने ले जाने के लिए उपयोग में आता है तो उसकी क्षमता कितनी हो चाहिए, 20 टन या उससे अधिक। मतलब छोटे छोटे जहाजों को 437 से बाहर निकाल दिया गया। यदि आप ऐसे जहाज में दृष्टि कारित करते हैं तो फिर आपका कृत्य आता है 437 में। और यदि ऐसे जहाज में आप अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से दृष्टि कारित करते हैं तो आप कृत्य आता है 438 में। यदि आप सिंपल दृष्टि कारित करें, लाठी डंडा से तोड़फोड़ दें, पत्थर डाल दें वहां पर, तो वो कार्य आता है 437 में। और आपने अग्नि या विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करके उस डेक्ड वेसल्स में या ऐसे वेसल्स में जहां पर 20 टन या उससे अधिक का माल ढोया जा सकता था, वहां दृष्टि कारित करती आपका कृत्य आता है 438 में। एक कृत्य और देख लें, 439। 439 में आप क्या करते हैं कि जहाज को, जो जलयान होता है अमूमन वो पानी में चलता है। अब आपने क्या किया कि उस जहाज को चोरी करने के लिए उसको पानी से बाहर ले आए, तो उसके आपने जमीन में चला दिया। जमीन में आप उसको चला देंगे तो डैमेज हो जाएगा। तो यदि आपने चोरी करने के आशय से या उस जहाज का दुर्विनियोग करने के आशय से या उसमें अंतर्विष्ट किसी संपत्ति की चोरी करने के आशय से आपने क्या किया कि उस जहाज को भूमि पर चढ़ा दिया या उसके किनारे ला दिया, तो ये कृत्य आता है आपका 439 में। अब 440 देख लें। 440 कहता है कि यदि आपने ये रिष्टि कारित करने के लिए, जो हमने पढ़े 425 से लेके 439 तक के, यदि आपने रिष्टि कारित करने के लिए क्या की, मृत्यु की, उपहति कारित करने की, सदोष अवरोध कारित करने की, जैसा कि हमने 482 में पढ़ा था, वहां आप चोरी करने की बात हो रही थी कि चोरी करने के लिए आपने मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी कर रखी है। यहां पर आप रिष्टि कारित करने के लिए, यदि आप डंडा लेकर जाते हैं और फिर रिष्टि करते हैं, आप पिस्टल लेके जाते हैं फिर रिष्टि करते हैं, तो फिर कृत्य आ जाता है 440 में। यदि आपने ये तैयारी करके रखी है, आपने उनका उपयोग कर दिया, तब तो दूसरा अपराध बन जाएगा। सिर्फ आपने रिष्टि कारित करने जब आप गए थे तो आपने ये सारी चीजें अपने पास धारण कर रखी थी, जिससे मृत्यु की, उपहति की या सदोष अवरोध की तैयारी का दृश्य प्रतीत होता था, तो 440 में कृत्य आ जाता है। तल्लायुक्त ऐसा समझे कि 437 कुल मिला के जो छोटे छोटे जहाज हैं उनको बाहर कर देती है। 437 की परिभाषा से छोटे जहाज बाहर चले जाते हैं। कैसे? वो दो शब्द उपयोग करती है। तल्लायुक्त जहाज, यदि मानव यात्रा के लिए जहाज का उपयोग किया जा रहा था तो वो तल्लायुक्त होना चाहिए, और यदि वो सामान को ढोने और ले जाने के लिए उपयोग किया जा रहा था तो वो कैसा होना चाहिए, वो कम से कम 20 टन के सामान को ढोने में सक्षम होना चाहिए, तो 437 में आता। छोटे मोटे जहाज 437 की परिधि से बाहर चले गए। तो ये आपके रिष्टि से संबंधित प्रावधान हुए। 436 में 3 स्थान बताए गए हैं कि यदि आप किसी ऐसे निर्माण का, निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन की बात समझ सकते हैं, कि किसी निर्माण का आपने, और उस निर्माण का उपयोग क्या किया जा रहा था, या तो वहां उपासना की जा रही थी, या वहां पर मानव निवासरत था, या वहां पर संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उस स्थान का उपयोग किया जा रहा था। ठीक, यदि इन 3 उद्देश्यों के लिए किसी निर्माण का उपयोग किया जा रहा था और उस निर्माण में आपने अग्नि के माध्यम से या फिर वहां पर आपने एक्सप्लोसिव के माध्यम से दृष्टि कारित की, तो वो कृत्य आता है 436 में। 440 में आप क्या करते हैं कि रिष्टि तो अपराध करते हैं, रिष्टि का अपराध आप करते हैं, लेकिन रिष्टि करने के साथ साथ आपने किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की, उपहति कारित करने की या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी भी कर रखी थी। ठीक, तो यदि आपने ये तैयारी भी कर रखी थी और फिर रिष्टि कारित कर दी तो वो कृत्य आता है 440 में। 435 में आप क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत बताता है। यदि प्रॉपर्टी की कीमत
100 रुपए या उससे अधिक की है और आपने उसमें आग लगा दी या उसमें बम फोड़ दिया तो वो कृत्य 435 में आता है। लेकिन यदि वो प्रॉपर्टी पर्टिकुलर कृषि से संबंधित है तो फिर वहां पर 100 रुपए वाली शर्त नहीं रहेगी, वहां पर 10 रुपए में ही 435 आ जाएगा। नित्यानंद सर, लगभग फैक्ट खत्म हो गए हिस्ट्री के, तो अलाउ कर दें। मैं 10 रुपए वाला प्रावधान सुन के हंस रहा था। अच्छा नहीं सर, ये ध्यान दें कि 1860 की स्थिति में सब लिखा गया। हाँ हाँ मैं समझ गया, परिवर्तन नहीं। 10 रुपए 25 मतलब मैं आप लोगों से निवेदन करूं तो आप लोग बात नहीं करने दे सकते, बड़ी विकट स्थिति है। आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, जिसको प्रश्न करना हो केवल वही अनम्यूट करे। सर सेक्शन 436 में वर्ड से क्या रिलेट होगा? मंदिर होगा या फिर मंदिर मतलब पूजा गृह होगा या फिर कोई भी ऐसी आवाज जगह? आ रही है? हेलो मैडम, आवाज आ रही है? मैडम एक सवाल जब चल रहा है, आप अधिवक्ता हैं, आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अधिवक्ता के तौर पर जो एटिकेट्स है कि जब एक सवाल चल रहा हो, एक आदमी बहस कर रहा हो तो दूसरा बहस नहीं करना शुरू करता। उनका प्रश्न हो जाने दीजिए, उत्तर हो जाने दीजिए। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर नहीं आ रही इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा तो कोई बात नहीं मैडम, आते हैं आप तक आते हैं। पहले प्रश्न आ गया उसको बात कर ले। 436 में देखिए, वो 436 में ये नहीं कहता, वो कहता है कि कोई निर्माण है और उस निर्माण का उपयोग आप इन 3 उद्देश्यों से कर रहे थे। या तो आप यहाँ उपासना कर रहे थे, यहाँ रह रहे थे, या यहाँ संपत्ति की रक्षा कर रहे थे। तो मंदिर है तो निर्माण है और उस निर्माण का उपयोग उपासना के रूप में किया जा रहा है, तो वो 436 में आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ मैडम, आप पूछ लें। आप एक मैडम आ रही थी, आप पूछ लीजिए। हाँ मैडम बताएं। ठीक है, शायद उनका नेटवर्क कट गया। अच्छा, हेलो सर, आगे चलें। हाँ बताएं। हेलो सर, 439 बता दीजिए। 420 देखिए 428 और 429 439 क्या कहता है कि आप कोई जहाज था, जलयान है, वो जलयान कहाँ चलता है? पानी में चलता है। तो आप क्या करते हैं कि उस जलयान की प्रॉपर्टी को आप चुराना चाहते हैं, या उस जलयान को ही आप चुराना चाहते हैं, या उसका आप मिस एप्रोप्रिएशन करना चाहते हैं जलयान का। तो उसके लिए आपने क्या किया? उस जलयान को किनारे ले आए। पानी से जलयान को, नाव को आप बाहर ले आएंगे तो उसके डैमेज हो जाएगी। तो यदि आपने इस तरीके से दृष्टि पहुंचाई है तो वो 439 में आता है। हेलो सर। 425 के दृष्टांत एच को यदि जानबूझकर कोई किसी के खेत में ढोर चराता है तो उसके संबंध। हाँ, जानबूझ के चराता है तो यदि पर उसके जैसे चरवाहा जा रहा है, आप देखें आजकल लोग मोबाइल में मगन हो जाते हैं, तो मोबाइल में फोन लगा लिया, उसकी भेड़ चली गई किसी के यहाँ, तो ये लापरवाही हुई है ना, उसका इंटेंशन नहीं था उसको नुकसान पहुंचाना। 425 में आपने केस बताया था बिहार स्टेट करके, एक बार फिर से बता देना। अच्छा, स्टेट ऑफ बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस नंद किशोर तंबाकू वाला। Hello sir, please explain mischief by injury to public road, bridge, river and channel. 431 sir. 431 ये कहता है कि देखिए कोई इरिगेशन किया जा रहा था कोई पाइपलाइन के माध्यम से, या आप खेतों में खुली नाली होती है उनके माध्यम से उस पानी को ले जा रहे थे आप और खेतों में सिंचाई कर रहे थे, या उस पानी को ले जाके आप मानव उपयोग में, पीने में उपयोग कर रहे थे, या जानवरों के पीने के उपयोग में आ रहा था। कोई ऐसा निर्माण था जिसके माध्यम से आप पानी को वहां तक इस उपयोग के लिए ले जा रहे थे। अब जो व्यक्ति भी ऐसे पानी के प्रवाह को प्रभावित करेगा उसका कृत्य आता है 431 में। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर 429 में हाँ सर 429 में जो नाम दिए हैं हाथी, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, भैंस, सांड, गाय और बैल, हाँ, इनके अलावा कोई अदर जानवर आ सकता है क्या? जैसे सुअर? आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हमने एक उदाहरण भी बताया था सुअर का, पर उसकी कीमत 50 रुपए उससे अधिक की होनी चाहिए। हेलो सर, 429 में, हाँ हेलो सर, 429 में जो जानवरों के संबंध में स्वामित्व होना जरूरी है क्या सर?
किसमें? नहीं देखिए, ये तो कहता है कि आपका इंटेंशन, जो स्पष्टीकरण एक पढ़े, स्पष्टीकरण एक कहता है कि आपका इंटेंशन था कि आप किसी को लॉस या डैमेज कारित करना चाहते थे। अब आप किसको कारित करना चाहते थे 425 ये नहीं कहता है। यदि एक, हाँ अच्छा प्रश्न आपने पूछा, एक से एक चीज छूट गई थी। यदि रिस्क नलिस आपने पढ़ा होगा, जंगली जानवर है ना, तो जंगली जानवर चूंकि किसी की प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, इसलिए उनके साथ 425 नहीं हो सकता है। किसी ना किसी का स्वामित्व होगा, प्रॉपर्टी होने के लिए किसी का स्वामित्व होगा। 429 में जो जानवर बताए गए हैं उसके संबंध में सर स्वामित्व का होना आवश्यक है क्या? बिना प्रॉपर्टी किसकी कहलाएगी? कोई ना कोई तो स्वामी होगा, तब तो प्रॉपर्टी कहलाएगी। यदि वो जंगली जानवर है, रिस नलिस है, तो फिर प्रॉपर्टी की परिभाषा में नहीं आएगा, तो फिर उसके साथ 425 नहीं होगा। सर 432 बता दीजिए। 432 432 कहता है कि एक पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम था, पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी। और क्यों आपने कारित कर दी? ऐसा कि आप चाहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो उस ड्रेनेज सिस्टम में, या इनंडेशन पैदा हो, जल प्लावन आ जाए, वहां पर मोहल्ले में पानी भर जाए, इस आशय से आपने यदि रिस्ट्रिक्ट कर दी तो वो 432 की परिभाषा में आ जाएगी। सर ये बताइए सर, किसी व्यक्ति का सजा का प्रावधान जी 437 में सजा का प्रावधान कितना है? उसमें लिखा हुआ है, बेरेट साथ में रखें, बेरेट साथ में रखें। 10 इयर्स। एक बता दीजिए सर, एक हमारा क्वेश्चन है सर। बिल्कुल बताएंगे आपको। क्या हमारी है कि किसी व्यक्ति का सर आशय और जानकारी है सर, किसी मतलब की संपत्ति को नुकसान करने का, मतलब रिस्ट करने का, लेकिन जब उस संपत्ति के पास जाता है और सर करने का प्रयास भी करता है, लेकिन सर रिस्ट्री नहीं हो पाती है, तो कैसा अपराध होगा सर? फिर अभी 511 हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, 511 पढ़ेंगे।